वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 3 हमारी जो मैग्नेटिज्म है। देखिए स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे थे कि किस प्रकार ओस्टेड ने बताया कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाती है। उसके बाद हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, उसकी यूनिट क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, और जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट होती हैं तो उनके बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाता है। अगर लाइक फील्ड हैं मीन्स वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारा अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है बियोट-सावर्ट्स लॉ। देखिए बियोट-सावर्ट्स लॉ ने क्या बताया था। दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। देखिए कोई वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर हम उस वायर का एक छोटा सा हिस्सा ले लें, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वही हमारे इस लॉ के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। एक बात आप ध्यान रखें कि जो बियोट-सावर्ट्स लॉ है वो हमारा स्मॉल पार्ट ऑफ एनी कंडक्टर कैरिंग करंट के ऊपर ही अप्लीकेबल होता है। जो स्मॉल, मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ L है, हम उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं DL। ठीक है, तो उस छोटे से हिस्से में जो करंट फ्लो कर रहा है IDL, वो हमारा करंट एलिमेंट कहलाता है। जो IDL है वो हमारा करंट एलिमेंट होता है। तो हम देखेंगे कि जो बियोट-सावर्ट्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन dB आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स एज डिटेल बिलो। ठीक है, जब हम इस लॉ को शुरू करते हैं तो जो देखिए यहाँ पे ये हमारी XY एक वायर है जिसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है। हमने AB एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया। ठीक है, DL लेंथ है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट IDL, जो कि इस वायर से R डिस्टेंस की दूरी पे है फ्री स्पेस के अंदर। तो जो देखिए जब करंट एलिमेंट स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी dB, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को हम dB से डिनोट करते हैं, तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी अकॉर्डिंग टू बियोट-सावर्ट्स लॉ। तो देखिए पहला फैक्टर है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो dB है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, जो हमारा स्मॉल लेंथ है करंट कैरिंग वायर की DL, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा जो साइन थीटा जो एंगल है, ठीक है, ये हमारा DL और R के बीच में होता है, तो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और dB इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अब हम इनको कंबाइन करेंगे तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट K अराइज हो जाता है। तो ये हमारा dB इज इक्वल टू K IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K हमारा कांस्टेंट है, और ध्यान रहे जो कांस्टेंट है इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वेरियस क्वांटिटी। जो K की वैल्यू है वो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके अलावा पॉइंट P हमारा किस मीडियम में है इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि मीडियम बिटवीन पॉइंट P एंड करंट एलिमेंट क्या होगा, फ्री स्पेस है या कोई मीडियम है। देयर इज़ फ्री स्पेस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट। अगर जो पॉइंट P है और करंट एलिमेंट है उसके बीच में फ्री स्पेस है, तो इन ऐसा यूनिट्स K की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और CGS यूनिट के अंदर K की वैल्यू होती है 1।
यहाँ पर जो म्यू है आपके, म्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और म्यू नॉट हमारा यहाँ से हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला फिर इनवर्स मीटर। तो ये हमारी म्यू की वैल्यू हो गई। तो देखिए अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो डीबी हमारी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमारी जैसे करंट है, डिस्टेंस है, ठीक है, डीएल है, ये सब अगर एसआई सिस्टम में होते हैं तो हमारी के की वैल्यू हम लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और अगर ये सीजीएस में होते हैं तो के की वैल्यू 1, तो हमारा डीबी होगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है कि एक वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उससे वायर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये हमारा बियोट-सावर्ट लॉ ने बताया, ठीक है। तो इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पूरी वायर्स की वजह से नहीं, उस वायर के अंदर हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, डीएल स्मॉल लेंथ है, और अगर इसको आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आइडियल हमारा करंट एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट पी के ऊपर, वो डीबी हमारी होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ डीबी। जो डायरेक्शन है डीबी की वो हम किससे बताएंगे, तो यहाँ पर साइन थीटा है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो आई हमारा करंट स्केलर फैक्टर है और हमारा जो आर और डीएल है ये वेक्टर है, तो इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो हमारा जो डीबी होगा वेक्टर फॉर्म में वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वेक्टर फॉर्म हो गई। अगर हम बात करें डायरेक्शन की कि डीबी की डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल, इससे हम डीबी की डायरेक्शन है उसको बता सकते हैं। तो ये आप नोट कर लें, जो ये हमारा फॉर्मूला है ये काफ़ी यूज़ होगा, जो बियोट-सावर्ट लॉ ने हमें दिया। आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट थ्रो एंटायर वायर। अगर पूरी वायर की वजह से अगर पॉइंट पी के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताएं तो वो क्या हो जाएगा, हम इंटीग्रेशन ऑफ, देखो डीएल एक स्मॉल पार्ट है, मान लीजिए ये लेंथ है पूरी वायर की, ये पूरी वायर की लेंथ है, तो एक स्मॉल जो लेंथ है डीएल, ठीक है, इसकी वजह से जो यहाँ से देखिए ये एक वायर है एक्स वाई, तो जो स्मॉल लेंथ है डीएल की वजह से पॉइंट पी के ऊपर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, ठीक है। अगर पूरी वायर की वजह से बताएं एक्स, तो ऐसे ये वायर छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करेंगे तो ये डीएल छोटे छोटे हिस्से हमारे इकट्ठे करेंगे हम, तो इनको इकट्ठा करने के लिए हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू होल वायर आ जाता है हमारा, ठीक है। इसी प्रकार से बियोट-सावर्ट लॉ को अगर करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे आपका जो साइड में है देखिए करंट डेंसिटी होती है आई अपॉन ए, दोनों तरफ डीएल से मल्टीप्लाई कर दिया, डीएल से डिवाइड कर दिया, तो आई डीएल और यहाँ पर ए डीएल हमारा हो गया डीवी, ठीक है। तो यहाँ पे डीबी म्यू नॉट 4 पाई, हम जो हमारा क्या है यहाँ पे आइडियल की जगह हम क्या रख देंगे, जे डीवी, तो जे क्रॉस आर हो जाएगा, डीवी इधर आ जाएगा। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये हमारा फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी जे। बिल्कुल इसी तरह हम
बियॉट-सावर्ट लॉ है, इसको चार्ज और वेलोसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आइडियल है आई क्यू बाई डी टी डी एल, और डी एल डी टी हमारी वेलोसिटी होती है, तो क्यू वी, तो यहाँ पे क्यू स्केलर फैक्टर है, ये बाहर आ जाएगा और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट विद आर हो जाएगा। तो ये जो हमारी फॉर्म है जो dB है, ये हमारी इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी। तो ये इस फॉर्मूले को हम करंट डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको चार्ज और वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस होल वायर के लिए भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बियॉट-सावर्ट्स लॉ इन टर्म ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसको जो बियॉट-सावर्ट लॉ है, इसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अगर हम SI या MK सिस्टम की बात करें तो हमारे जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो हमारा होता है B/μ0। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन परमेबिलिटी। तो अगर इसको स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे तो DH इज इक्वल टू DB/μ0। DB की वैल्यू जब हम dB की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से μ0 कैंसिल हो जाएगा, और 1/4 पाई आई डी एल क्रॉस R अपॉन R क्यूब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी DH की वैल्यू आ गई 1/4 पाई आई डी एल साइन थीटा R स्क्वायर। अगर हम बात कर ले CGS में, तो CGS में हमारा हो जाएगा आई डी एल क्रॉस R अपॉन R क्यूब, या DH हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा बियॉट-सावर्ट लॉ हो गया इन टर्म ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उस हमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स गिवन होता है, तो हम इस लॉ को कैसे यूज़ करेंगे। अगर हमें चार्ज और वेलोसिटी दी गई है तो कैसे यूज़ करेंगे, करंट डेंसिटी दी गई है तो कैसे यूज़ करेंगे। तो ये आप जिस टर्म में हमारा बियॉट-सावर्ट लॉ है हम उन सबको देख लेते हैं। अब उसके बाद आता है सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ बियॉट-सावर्ट लॉ। ये बियॉट-सावर्ट लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। देखो बियॉट-सावर्ट लॉ इज़ वैलिड फॉर ए सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। जो बियॉट-सावर्ट लॉ है वो सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही वैलिड है। हमारा करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर एक के हिस्से में करंट हमारा सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, आप DL जो पार्ट है वो कहीं पर भी ले लीजिए, उसके अंदर I करंट फ्लो होगा। बियॉट-सावर्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू वेरी स्मॉल लेंथ कंडक्टर कैरिंग करंट। जो बियॉट-सावर्ट लॉ है ये बहुत ही छोटी लेंथ के लिए एप्लीकेबल है। मान लीजिए आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, तो उसका एक आप स्मॉल पार्ट लोगे DL, तो DL की वजह से ही आप पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताते हो। This law cannot be easily verified experimentally as the current carrying conductor of very small length cannot be obtained practically। ठीक है, जो ये लॉ है हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि जो लेंथ होती है हमारी वो बहुत ही छोटी होती है। दिस लॉ इज़ एनालॉगस ऑफ कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, बिल्कुल उसी से मेल खाता हुआ हमारा ये फार्मूला है। द डायरेक्शन ऑफ DB इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ IDL एंड R। जो डायरेक्शन है DB की वो IDL और R दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए इफ़ थीटा इजकल टू 0 या 180, थीटा की वैल्यू 0 या 180 होती है तो DB हमारी 0 हो जाएगी मिनिमम। ठीक है, और अगर थीटा की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि नो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द थिन लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो द पॉइंट P लाइज एट ए परपेंडिकुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट। तो उस केस में हमारी DB हो जाएगी μ04 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 होगी तो DB मैक्सिमम होगी, थीटा की 0 या 180 होगी तो मिनिमम होगी।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स थे बियोट सावर्ट लॉ के, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अब हम एप्लीकेशंस करेंगे जिसके अंदर बियोट सावर्ट लॉ का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो फर्स्ट यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिल्कुल उसी की तरह ही हमारी मैग्नेटिज्म है। जिस प्रकार से हमने कूलॉम्स लॉ का यूज़ करके अलग अलग कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इसी प्रकार यहाँ पर हम बियोट सावर्ट लॉ यूज़ करके अलग अलग कंडीशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट वायर कैरिंग करंट। देखो एक हमारी स्टेट वायर है, ठीक है, एक्स वाई, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इस वायर की वजह से पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास एक्स वाई एक वायर है, एक्स वाई। यहाँ पर हम एक स्मॉल लेंथ लेते हैं डी एल, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो आई डी एल की वजह से पॉइंट पी के ऊपर हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। जब हम पी को वाई से मिलाते हैं तो फाई 2 एंगल बनता है, और एक्स से मिलाते हैं तो फाई 1। और जो डी एल हमने एलिमेंट लिया है वो इस वायर के और जो डिस्टेंस है आर, इसके साथ थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। और पॉइंट पी जो सी पी है ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। सी पी है ये हमारी जो डी एल आर्म है इसके साथ फाई एंगल बनाता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये सारा हमारा जंक्शन हम पढ़ सकते हैं। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बियोट सावर्ट लॉ यूज़ करेंगे, जो कि क्या होता है म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी और एल क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो साइन थीटा राइज हो जाएगा। अब देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल पी ओ सी, सबसे पहले हम पी ओ सी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो इसमें थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं, उनका सम 180 होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फाई प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 90 उस साइड जाएगा तो 180 में से माइनस हो के 90 बचेगा। तो यहाँ से फाई थीटा प्लस फाई 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू होगी 90 माइनस फाई। दोनों तरफ साइन लगा देंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई होता है कोस फाई, ठीक है। इसी प्रकार हम जो ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल पी ओ सी, इस ट्रायंगल से कोस फाई की वैल्यू निकालेंगे जो कि ए बाई आर होती है, और यहाँ से आर हमारा हो जाएगा ए कोस फाई। इसी प्रकार हम टेन फाई की वैल्यू निकालेंगे, एल अपॉन एल हो जाएगा ए टेन फाई, ठीक है। अब जो एल इजकल टू ए टेन फाई है इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एल का डी एल हो जाएगा ए एज इट इज़, और टेन फाई का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। ये हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। आप जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो इजीली आप कर सकते हैं। अब यहाँ जो हमारे पास जो फार्मूला था म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से हम डी एल की वैल्यू रख देंगे और आर की वैल्यू रख देंगे। तो डी एल की ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, ये हम वैल्यू रख देंगे। और साइन थीटा की हमारी होती है कोस फाई, तो कोस फाई रख दी। आर का स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। जब हम कोस फाई से ए कोस फाई कट जाएगी तो डी बी हमारा आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई एल अपॉन ए कोस फाई डी फाई। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है, इन केस ऑफ स्टेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। और जो डायरेक्शन है डीबी की वो राइट एंड थंब रूल से देंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना चाहते हैं विद लिमिट -φ1 और +φ2, ठीक है,
तो यहाँ पर जब हम लिमिट में लेंगे तो यहाँ हमारा ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, हम इसको लिमिट में लेंगे, माइनस से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ती बढ़ती 0 और फिर प्लस। ठीक है, एंगल जैसे हमने माइनस में लिया फाई 1 और फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वो 0 होगा और फिर प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अब हम कुछ स्पेशल केसेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। व्हेन द कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड द पॉइंट P लाइज नियर द कंडक्टर, ठीक है, नियर द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। अगर पॉइंट P बिल्कुल सेंटर के पास है तो यहाँ पे फाई 1 फाई 2 90 डिग्री हो जाएगा। जब हम ऊपर वाले फार्मूले में साइन फाई 1 साइन फाई 2 की वैल्यू रखते हैं तो हमारी B आ जाती है म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। ठीक है, तो ये हमारा 2 और कट जाएगा 4 से, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए। दूसरा केस लें, व्हेन द कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बट द पॉइंट P लाइज नियर द एंड वाई या x, एक एंड के पास लाई करता है तो फाई 1 की वैल्यू 90 डिग्री तो फाई 2 की 0 हो जाएगी। तो यहाँ से साइन 90 प्लस साइन 0, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए। बी इजकल टू म्यू नोट आई 4 पाई ए। तो देखिए, जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो ये कंडीशंस हैं कि आपका पॉइंट P कहाँ पे लाइज कर रहा है, सेंटर के पास लाइज कर रहा है या x या y एंड के पास लाई कर रहा है, ठीक है, या कुछ दूरी पे है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे ये फॉर्मूले बन जाते हैं। तो यहाँ से हम नोट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट नियर इट्स सेंटर इज ट्वाइस देन द नियर वन ऑफ इट्स एंड। ठीक है, अगर सेंटर के पास है तो मैग्नेटिक फील्ड दुगनी होगी एंड के कंपैरिजन में। उसके बाद थर्ड हम लेते हैं, इफ़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इनफाइनाइट, जो कंडक्टर की लेंथ है वो इनफाइनाइट है से L एंड पॉइंट P लाइज एट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे फाई 1 फाई 2 को हमने फाई ले लिया, तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू L अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस L बाई 2 का स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो B इजकल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई प्लस साइन फाई, क्योंकि फाई 1 फाई 2 दोनों ही फाई हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू रखेंगे तो B हमारा आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए L अपॉन अंडर रूट 4 ए स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। फोर्थ कंडीशन है, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द वायर कंडक्टर, अगर वायर के ऊपर ही लाइज करता है पॉइंट P, देन DL एंड R फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द स्टेट वायर कंडक्टर आर पैरेलल। तो यहाँ पर जो DL क्रॉस R 0 हो जाएगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P भी 0 हो जाएगा। जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो राइट हैंड थंब रूल से देंगे, या इसको मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार राइट हैंड थंब रूल, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब वायर को हम अपने राइट हैंड से पकड़ते हैं तो जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन देता है और जो उंगलियों की कर्वेचर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्शन है इनको बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने जो बियोट सावर्ट लॉ है उसको स्टडी किया और उसका यूज़ करके आपने एक प्रॉपर्टी करी। ठीक है, अगर एक हमारे पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और उस वायर से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, तो उस पॉइंट P पे उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होगा। देखिए स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात होती है, जिस प्रकार से आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने देखा फिर वो पॉइंट अगर
बिल्कुल सेंटर के पास लाई करता है तो फार्मूला क्या बनता है, एक्स या वाई जो एंड है उनके पास होता है तो क्या होता है, राइट बाइसेक्टर के पास होता है तो क्या होता है, अगर वायर के ऊपर ही वो पॉइंट लाई करता है तो हमारा फार्मूला क्या होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हम राइट एंड थंब रूल या इसको मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।